जय हिंद दोस्तों, स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कोल जनजाति। तो कोल जनजाति में पहले ये सामान्य परिचय, इसको मैंने कई बार बोला है कि रिवीजन के लिए होता है। पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो परिचय, उत्पत्ति एवं जनसंख्या। तो यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील। फिर दूसरी कौन सी है? गोंड। फिर तीसरी कौन सी है? कोल। ठीक है, याद रहेगा। जबकि भारत में सबसे बड़ी कौन सी है? गोंड। कोल मुंडा समूह की एक अत्यंत प्राचीन जनजाति है। यह ऑस्ट्रिक परिवार की जनजाति, जिसे मैक्स मूलर ने कोल या कोलोरियन कहा है। तो याद करिएगा कि मैक्स मूलर ने क्या कहा है? मैक्स मूलर ने क्या कहा है? कोल या कोलोरियन। तो याद करिएगा मैक्स मूलर का से कोल, ऐसे याद करिएगा, ठीक है। नृतत्व शास्त्री और समाजशास्त्रियों ने मुंडा समूह के लिए आग्नेय, ऑस्ट्रिक और कोलोरियन नाम भी दिया है। फिर कोल जनजाति के पूर्वज रीवा रियासत के स्वामी थे। याद करिएगा कि कोल जनजाति के पूर्वज रीवा रियासत के स्वामी थे। मध्य प्रदेश के कोल अपना मूल निवास रीवा जिले का फरेंदा गांव मानते हैं, जबकि मिर्जापुर के कोल अपना मूल निवास पूर्व रीवा राज्य के बर्दी राजा क्षेत्र के कुराली गांव को। तो ये क्या कहते हैं? मानते रीवा में है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के कोल जो है, तो मध्य प्रदेश के कोल अपना कहाँ मानते हैं मूल निवास? फरेंदा। फरिंदा याद के रहिएगा। जबकि मिर्जापुर कहाँ? यूपी में है। तो मिर्जापुर के कहाँ मानते हैं? बर्दी राजा। कहाँ? बर्दी राजा। तो फरिंदा और बर्दी राजा। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि अन्य सहोदर जनजाति की तरह इस जनजाति के लोग गंगा की घाटी में अपना राज्य मानते हैं। वहाँ के अन्य दूसरे राजाओं ने इन्हें इनके राज्य से वंचित कर दिया, जिसके कारण ये दक्षिण के जंगल में जाकर बस गए, जिसे कोलना कहते हैं। समझ गए? तो इसमें ये कह रहा है कि अन्य जनजातियों की तरह ये भी अपना गंगा की घाटी में ही अपना क्षेत्र मानते हैं, लेकिन वहाँ पे जो अन्य जनजाति के राजा थे उनको क्या कर दिया था? राज्य से इनको वंचित कर दिया, इसीलिए दक्षिण में आके जंगलों में बस गए, जिसे क्या कहते थे? कोलना। फिर मुंडा समूह की उत्पत्ति कथा के अनुसार प्राचीन काल में उनके देवता ओटो बोरम, याद करिएगा क्या? ओटो बोरम और सिंह बोंगा सूरदेव ने सृष्टि रचना के लिए एक नर और नारी को जन्म दिया। कुछ समय बाद उनके संसर्ग से 12 पुत्र और पुत्रियों का जन्म हुआ, उनमें से एक कोल थे। याद करिएगा कि ओटो बोरंग और सिंह बोंगा सूरदेव ने सृष्टि रचना में। फिर उसके बाद सिंह बोंगा के आदेशानुसार दंपतियों ने अपने खाने के लिए भोज्य सामग्री चुनी। इसमें प्रथम और द्वितीय दंपति के लिए अपने बैल और भैंसे का मांस खाने के लिए चुना, जो कोल हो, भूमिज आदि के पूर्वज हुए। तो किसके किसके पूर्वज हुए? कोल हो और भूमिज के। पौराणिक आख्यानों के अनुसार कोल, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने भैंस और मांस खाने के लिए चुना उन वही क्या कहलाए? कोल। 12 पुत्र और पुत्रियां जन्म हुए, तो अलग अलग जनजातियां हुई। उनमें से जिन्होंने भैंसे और बैल के मांस खाने को चुना वही क्या कहलाए? कोल हो या भूमिज। फिर पौराणिक आख्यानों के अनुसार कोल भी निषाद जाति की उत्पत्ति असग के पुत्र वेन से हुई है। तो ये दूसरी कहानी है, अलग अलग कहानियां हैं, सब कहानियां पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण और मत्स्य पुराण में कोलों का उल्लेख है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण में कोलों का उल्लेख है, जिसके आधार पर कोल सोमवंश, जिसे चंद्रवंश कहते हैं, चंद्रमा का पर्यायवाची सोम होता है ना, कि राजा गांधार के पुत्र कोल को अपना वंशज मानते हैं। फिर कोल मुंडा सबर भूमि अपने आदि पूर्वजों की उत्पत्ति भूमि से मानते हैं। कोल रामायण कालीन सबरी से भी अपना संबंध जोड़ते हैं और अपने को सबरी की संतान मानते हैं। महाभारत में भी कोलों की उत्पत्ति के कथा सूत्र हैं। याद के रहिएगा कि महाभारत में भी है और रामायण में भी है। कोल या मुंडा अपनी बोली में अपने सदस्यों, नामकरण पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कोल या मुंडा अपनी बोली में अपने सदस्यों को हर, होर, हो तथा कोरो नाम से पुकारते हैं। इन शब्दों का अर्थ मानव होता है। तो हर, होर, होरो का अर्थ क्या होता है? मानव होता है। यह संभव है कि आर्य भाषियों में जब होर या कोरो शब्द सुने हो तो उन्होंने उन लोगों को कोल नाम दे दिया। संस्कृत में कोल शब्द का अर्थ शुकर होता है। यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टि से कोल की यह व्युत्पत्ति ठीक नहीं है। शुकर मतलब क्या होता है? शुअर।
ठीक है। तो ये वैज्ञानिक दृष्टि से ये सही नहीं है, क्योंकि कोल जनजाति भी इस शब्द पर अपना विरोध प्रकट करती है। संभव है कि कोल शब्द का उद्भव मुंडारी होर या होरो से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मानव, जो कालांतर में कोरो, कोलो या कोल हुआ। कुछ विचारकों का मत है कि कोल की व्युत्पत्ति कोरा या कोरार से हुई, जो छोटा नागपुर के खारिया जनजाति के द्वारा मुंडा जनजाति के लिए दिया गया। तो मुंडा जनजाति, खारिया जनजाति के द्वारा जो मुंडा जनजाति को ये कोर या कोरार शब्द दिया गया, आगे चल के यही क्या बन गए, कोल बन गए। ठीक है। फिर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, तो कोल जनजाति का संस्कृति और इतिहास पुरातन है। कोल, भील, निषाद, सबर आदि जातियों का वर्णन रामायण कालीन और महाभारत के पांडवों के वनवास के समय मिलता है। गोस्वामी तुलसी ने रामचरितमानस में कोल की रातों का वर्णन अयोध्या के राजा रामचंद्र, भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन गमन के अवसर पर उनके चित्रकूट आगमन पर किया है। फिर महाभारत काल में भी एक बड़ा प्रतापी, बलशाली और मायावी कोल राजा हुआ, जो अपने कृत्यों के कारण कोल दैत्य कहलाया। ठीक है। गार्गी संहिता में कोल दैत्य का उल्लेख है। याद के रहिएगा कि किस संहिता में, गार्गी संहिता में कोल दैत्य का उल्लेख है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई में जो अस्थि पंजर मिले थे, उनमें कोल, मुंडा, मुख मुद्रा वाले मानव के अवशेष भी मिले हैं। तो याद के रहिए कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में भी इनके वो साक्ष्य हैं। आर्यों के पूर्व कोल, किरात, नाग, यक्ष, किन्नर, कुड़िंद, खस यहाँ के मूल निवासी थे। आदिवासी राजा देवोदास ने आर्यों के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े, ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण हैं। तो आदिवासी के राजा, ये माना जाता है कि आदि जनजाति जो थी ये प्राचीन यहाँ की थी और आर्य बाहर से आए थे। फिर उसके बाद ऋग्वेद के स्वपच, चांडाल, बुक्कल, कोल्हाटी, बुरुड़ आदि कई जनजातियों के नाम आए हैं। संभवतः कोल्हाटी नाम कोलों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो बाद में कोल्हाटी से कोल या कोल हो गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद विंध्य क्षेत्र के राजा तुर्बस को दक्षिण पूर्व का रेवा तटवर्ती देश दिया गया, जहां आजकल रीवा है। तो विंध्य क्षेत्र के कौन, दक्षिण पूर्व में किस राजा का वो था, राजा तुर्बसु। याद करिएगा। यहाँ किस शब्द से, ऋग्वेद में कौन सा शब्द का उल्लेख है कोलों के लिए, तो कोल्हाटी। ठीक है। फिर उसके बाद स्मरणीय है कि तुर्बुस की 7वीं पीढ़ी के राजा कोल के वंशज कोल हैं। तो तुर्वसी के जो 7th जनरेशन थी, 7वीं पीढ़ी के जो राजा थे, वो कोल के वंशज माने जाते हैं। फिर कोटहा सीधी के एक कोल ने अपने पूर्वजों से सुनी जानकारी के आधार पर बताया कि 15वीं सदी में सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध में माणा की कोल राजा मणनिहा ने महाराणा प्रताप की सैन्य बल से सहायता की। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद कोल राजा मणनिहा, याद करिएगा कि किसने महाराणा प्रताप की मदद की थी, तो मणनिहा, महाराणा मणनिहा ने विंध्याचल की ओर प्रस्थान किया और अपने सैन्य बल पराक्रम से एक छोटे से राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी माढ़ा, जो कि कहाँ, बैढन सीधी में थी। तो इसकी राजधानी कहाँ, सीधी में, माढ़ा बैढन में। फिर उसके बाद त्योथर रीवा में आज भी कोल राजा की गढ़ी है। त्योथर नाम पहले शेरगढ़ था, कोल राजा ने यह नाम बदल कर, याद के रहिएगा कि रीवा के त्योथर क्षेत्र में कोल राजा की गढ़ी है। त्योथर नाम पहले शेरगढ़ था त्योथर का, कोल राजा ने यह नाम बदलकर त्योथर कर दिया। जनश्रुति है कि कोल राजा को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ थी, वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ाना चाहता था। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने बघेलखंड के ठाकुरों से रोटी बेटी का संबंध बनाने का प्रस्ताव किया। रोटी बेटी का संबंध क्या होता है, मतलब बेटी से शादी करना। फिर क्षत्रिय राजाओं को यह प्रस्ताव अपमानजनक लगा, अतः यहाँ के क्षत्रियों ने त्योथर के एक गाँव भलुआ में रात्रि भोज में आमंत्रित कर कोल राजा का वध कर दिया। ये कहानियां हैं। ठीक है। त्योथर में कोल राजा की गढ़ी आज भी खंडहर अवस्था में मौजूद है। विश्वास है कि गढ़ी में कोलैया देव निवास करते हैं। कोलैया देव को बड़ी रोटी अर्पित करने की परंपरा है। ठीक है। तो ये कहानी है। फिर उसके बाद जनसंख्या, यह मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति बता चुके हैं, जिसकी 22 उपशाखाएं हैं। कितने उपशाखाएं हैं, 22 उपशाखाएं हैं। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी संख्या 11.6 लाख है, जो कुल जनजाति का 7.6% है। भौगोलिक विस्तार, तो ये कोल जनजाति मूल निवास रीवा के बर्दी राजा क्षेत्र के कुराली को माना जाता है। वही बर्दी राजा जो मिर्जापुर के कोल या अपना वो मानते हैं, पूर्वज का स्थान मानते हैं। फिर कोल मध्य प्रदेश के बिंद कैमूर श्रेणियों के मूल निवासी तथा रीवा को अपनी रियासत बताते हैं। तो कोल मध्य प्रदेश के बिंद कैमूर श्रेणियों के मूल निवासी तथा रीवा को अपनी रियासत बताते हैं। फिर कोल जनजाति
मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के रीवा, सीधी, सतना, शहडोल में निवासरत है। इसके अलावा जबलपुर, राजगढ़ और मंडला में भी ये जनजाति निवासरत है। लेकिन कोलों का प्रमुख क्षेत्र पूछेगा तो क्या बताना है? रीवा। फिर शारीरिक विशेषताएं, ये काले रंग के होते हैं, इनका कद मध्यम, मोट मोटे, माथा उभरा हुआ एवं बाल काले होते हैं। उपजातियां या गोत्र, तो कोल जनजातियों की दो मुख्य उपजातियां हैं, रौतिया और रौतले। तो इनके अतिरिक्त रौतिया, दसोरा, मड़नहा, कगवारिया, कठौतिया, मवासी। मोवासी किसका है? कोरकू का। और मवासी किसका है? कोलों का। फिर ठाकुरिया, रैवरिया और बिंज अन्य उपजातियां हैं। तो प्रमुख कौन सी है? रौतिया या रौतेल और रौतिया। याद करिएगा, क्वेश्चन आएगा तो ये रौतिया और रौतेल से ही आ सकता है, ठीक है। बिंद, तो बिंज से याद करिए, बिंद, ठीक है। रैवरिया, रीवा से रैवरिया याद करिए। फिर ठाकुरिया, नहीं, वहाँ के ठाकुरों से रोटी बेटी का संबंध इन्होंने स्थापित करने की कोशिश की थी, तो ठाकुरिया। फिर क्या हुआ? मवासी हो गया। फिर कठौतिया, तो ये रौतिया तो याद हो गया, रौतिया, रौतेला, रौतिया, ये हुआ। फिर दशोरा और मडनहा, ये याद करिए, दसोरा मडनहा, क्या याद करिए? दसोरा मडनहा, ये। फिर उसके बाद कागरिया, कठौतिया, तो ये का से कोल, का से कागवरिया, कठौतिया। फिर मवासी, ये मवासी हो गया। ठाकुरिया, ठाकुर से कर लिया, रैवरिया और बिंद से बिंज। फिर उसके बाद कोलों में कूर, करी, कुल या बाण की व्यवस्था है, जिन्हें गोत्र माना जाता है। कोलों के मुख्य उपभेदों, गोत्र की संख्या 7 है, उपजातियां 22, गोत्र कितने? 7, ठीक। फिर उसके बाद सर्वेक्षण के दौरान सतना, शहडोल, रीवा, सीधी, जबलपुर, मंडला, रायगढ़ में कोलों के जो उपभेद ज्ञात हो सके इस प्रकार है, ठीक है। तो किस प्रकार, ये रटना नहीं है, बस एक बार रीड मानना है। सतना जिले में कथरिया, कुड़िया, ठकुरिया, रौतिया, खंगार, कठौतिया, कबीरहा। शहडोल में रौतेल, ठकुरिया, छेतहा, नरछिया, कथरिया, मवासी, खुड़ा। रीवा में रौतिया, ठकुरिया, कठौतिया, कथरिया, बिंज, खंगार, खरवार। सीधी में रौतिया, जिसे रावत, बिंज, ठाकुरिया, खैरिया, मड़नहा, मवासी, लोनिया, जिसे क्या कहते हैं? भूमिया। जबलपुर में ठाकुरिया, रौतिया, रौतेल, गढ़वारिया, कगवाड़िया, कुंदहा, दशहरा। जीतपुर में रौतिया। बस रीड मानना है इनको। फिर कोल जनजाति के उपभेदों की गणना से ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश में रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, जबलपुर, जीतपुर, मंडला में सामूहिक रूप से 30 प्रकार के उपभेद हैं। इतना नहीं याद करना है। तो शहडोल, जबलपुर, जीतपुर, मंडला में सामूहिक रूप से 30 प्रकार के उपभेद हैं। इनमें 11 टोटोमिक हैं, यथा जैसे बड़गैया, बटप्रच, कठौतिया, कठौता, कथरिया, कथरी, बिछाने का वस्त्र, मुड़िया, सिर, टोटम, ये सब नहीं, कुमड़िया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आप याद भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था, तो कोल जनजाति के परिवारों में पुरुषों की प्रधानता दी जाती है। कोल परिवार एकल और संयुक्त दोनों प्रकार के होते हैं। कोल जनजाति में महिलाओं का स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। कोल जनजाति में आर्थिक सुधारता लाने में पुरुषों की तरह महिलाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। फिर सामाजिक संगठन, कोलों में सामाजिक संगठन की संरचना बहुत ही सुव्यवस्थित है। कोल जनजाति में कई गांवों की एक समिति पंचायत होती है, जो विभिन्न आवश्यक उद्देश्यों को तय करती है तथा विवादों का निपटारा करती है। कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोल जनजाति की पंचायत को क्या कहा जाता है? तो गोहिया, याद के रहिएगा। कोगो, ऐसे याद कर लीजिएगा, कोगो। जैसे कोरकू में कोआ, कोरकू का अर्थ आदमी, वैसे ही कोल से याद कर लीजिएगा, गोहिया। फिर पंचायत के मुखिया को मुकद्दम कहा जाता है। पंचायत के फैसले को न मानने तथा विवादों के निपटारे के लिए दंड स्वरूप पूरे गांव पंचों को भोज देना दंडित व्यक्ति के लिए आवश्यक है। दंड को कोल कोदई भाजी कहते हैं। यदि दंडित व्यक्ति या परिवार पंचायत के निर्णय से अप्रसन्न है तो उसकी बात सुनने के लिए पुनः पंचायत बुलवाई जा सकती है। समाज के हित में कार्य करना तथा जाति नियम बंधनों का पालन करना सभी लोगों का परम कर्तव्य है। यही कारण है कि कोल अपनी जाति, पंचायत और सदस्यों के प्रति पूर्ण आस्था तथा सम्मान रखते हैं। सामाजिक संगठन में मुखिया, चौधरी, मुकद्दम, बरुआ, भुइयार, ओझा, पंडा, देवार, न्यूतिया, निदतिया और महतो का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर चौधरी, कोल जनजाति में चौधरी गांव या टोला का मुखिया होता है। यह सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। फिर मुखिया को चौधरी, महतो या गोटिया भी कहते हैं। तो
याद के रखिएगा कि मुखिया को चौधरी, महतो या गोटिया भी कहते हैं। प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी मुखिया की अहम भूमिका होती है। मुखिया की आज्ञा के बिना ना कोई पूजन हो सकता है और ना कोई त्योहार मनाया जा सकता। फिर उसके बाद बरुआ, यह कोलों का धार्मिक नेता है। याद के रहिएगा कि कोलों का धार्मिक नेता कौन है? बरुआ। इसे देवी देवताओं के भाव आते हैं, इसलिए सभी कोल इनका सम्मान करते हैं। यदि किसी कोल परिवार में किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो वह बरुआ में इस संबंध में सलाह मशविरा करते हैं। वह जो भी कह देता है उस पर कोल विश्वास करते हैं। फिर उसके बाद यह बरुआ के बाद दूसरा भूमिहार, यह बरुआ के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पद है। भूमिहार को कोलों में काफी प्रतिष्ठा और सम्मान है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भूमिहार को कहीं कहीं ओझा, पंडा, देवार भी कहते हैं। यह जड़ी बूटी, तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, पूजा पाठ अनुष्ठान की विधियों में पारंगत होता है। कहीं कहीं यह कोलों के शादी विवाह करवाने भी पंडित के कार्यों का निर्वहन करता है। बरुआ के यहाँ जाने से के पहले या बरुआ के अनुपस्थित होने पर रोग या बाह्य बाधा के इलाज के लिए कोल भूमिहार के पास जाते हैं। यह झाड़ फूंक और जड़ी बूटियों से रोगों का इलाज करता है। तो ये भूमिहार के पास जाते हैं बरुआ के यहाँ जाने से पहले। जब भूमिहार से नहीं ठीक होते तब ये कहाँ जाते हैं? बरुआ के पास। फिर उसके बाद न्योतिया, कोल समाज में जन्म, छठी, बरहाव, शादी या अन्य उत्सवों के अवसर पर कुटुंबियों, रिश्तेदारों और गांव के लोगों को आमंत्रण, न्योता देने का कार्य न्योतिया करता है। नाम से ही पता चल रहा है। यह कार्यों में घर वालों की मदद भी करता है। न्योतिया कोल समाज का ही व्यक्ति होता है जो न्योता देने का कार्य करता है। कहीं कहीं न्योता देने का कार्य नाई करता है। फिर गांव एवं आवास, कोलों के घर प्राय मिट्टी, घास फूस से बने होते हैं जिसे मड़िया या झोपड़ी कहते हैं। कोल अधिकांश अपने गांव खुले स्थानों पर बसते हैं। इनके गांव को कोलिन टोला कहते हैं। जिस क्षेत्र गांव में कोलों की आबादी घनी हो उसे कोल्हान कहते हैं। फिर खान पान भोजन, कोल शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। जो आर, गेहूं, कोदो, कुटकी, मिंजरी, सावा का, कुंदान, अरहर, मूंग, उड़द, तिल्ली, सोयाबीन, चना, मसूर, मक्का का उपयोग करते हैं। जबकि गरीब कोल मुख्यतः कोदाई भाजी खाते हैं। पर्व त्योहारों पर सुहारी, सुहारी का मतलब क्या है? पूरी। सुहारी का मतलब क्या है? पूरी। फिर महुआ की मदिरा, याद के रहेगा पूरी को क्या बोलते हैं? सुहारी। हमारे क्षेत्र में बोलते ही हैं पूरी को सुहारी। फिर महुआ की मदिरा, मदाइन इनका प्रमुख पेय पदार्थ है। जन्म से मृत्यु पर्यंत देवी देवताओं के पूजन, अनुष्ठान, शादी, मांगलिक अवसरों पर मदाइन अनिवार्य है। पेय पदार्थ क्या है इनका? मदाइन। महुआ से ही बना, मतलब महुआ के पेय पदार्थों का अलग अलग पेज, मदाइन और हर जनजाति में अलग अलग है। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। फिर वस्त्र आभूषण, पुरुष धोती, कुर्ता, साफा पहनते हैं। महिलाएं धोती, बंडी पहनते तथा गले में कंठी, कानों में ढार, फूल, नाक में फुलिया, ये सब कुछ याद नहीं करना। फिर सांस्कृतिक परंपराएं एवं मान्यताएं, जन्म संस्कार। कोल जनजाति में अन्य जाति की तरह लड़के का जन्म अच्छा माना जाता है। और ऐसी कौन सी जनजाति है जिसमें लड़की का जन्म शुभ माना जाता है? तो सहरिया जनजाति। याद कीजिएगा। वंश परंपरा बढ़ाने के लिए अनिवार्य समझा जाता है। कोल जनजाति में प्रसव को जन्ना कहते हैं। प्रसव काल में स्त्री को ज्यादा दर्द या कष्ट हो रहा हो तो कष्ट निवारण हेतु कोल कभी कभी महुआ का आसव मदाइन स्त्री को पिलाते हैं। फिर शिशु जन्म के बाद खिड़ी थैली को सोबरिया घर में गड्ढा खोदकर स्वयं गाड़ती हैं। अरे वो जो क्या बोलते हैं उसको, बच्चे की नाल को, उसी को क्या बोलते हैं? थैली को सोबरिया घर में गड्ढा खोदकर, सोबरिया गढ़ वो होता है जहाँ सोबर बोलते हैं उसको। ये एक कल्चर होता है कि जैसे जहाँ बच्चा जन्म होगा वहाँ 12 दिन तक, जहाँ बच्चा और बच्चे की माँ रहेंगी वहाँ 12 दिन तक क्या रहेगा? वो लोग एक ही दूसरे कमरे में रहेंगी। फिर उसके बाद वो सब उस कमरे को 12 दिन बाद साफ सुथरा किया जाता है। और ये काम कौन करता है? बच्चे की बुआ करती है। तो उसको सोबर उठाना बोलते हैं। तो ये कल्चर का। फिर उसके बाद सोबर उठता है 11वें दिन या 10वें 11वें दिन ऐसे उठता है 11वें। फिर 12वें दिन वही बरहाव होता है सोबर उठाने के बाद। ऐसा ये परंपरा होती है। तो उसी कमरे में जहाँ बच्चे का जन्म होता है वहीं वो उसकी जो नाल होती है गाड़ दी जाती है। फिर बरहाव, शिशु जन्म के 12वें दिन रिश्तेदार कुटुंबों को वंदित किया जाता है। 9 जच्चा बच्चा को स्नान कराकर महावल लगाती है। 12वें दिन शिशु की माता व उसका पिता सत्यनारायण भगवान की क्या सुनते हैं? कथा सुनते हैं। फिर मुंडन संस्कार, जब शिशु 3 वर्ष का हो जाता है तब रामनवमी या बसंत पंचमी के दिन पास के किसी देव स्थल जाकर मुंडन संस्कार संपन्न किया जाता है। बच्चे को बुआ आटे की कच्ची रोटी में बालक के बाल इकट्ठा करते हैं। मतलब जो बाल होता है बच्चे का, तो बच्चे की बुआ आटे को ऐसे कटोरी जैसे बना लेंगे और उसके पूरे बाल को क्या कर लेंगे? उस कटोरी में
डाल लेंगे। फिर जब उसके बाल पूरे उसमें आ जाएंगे तो उसमें बुआ को कुछ नेक दिया जाता है, फिर उसको फेंक दिया जाता है उसको गोला बना के। बाद में लोई बनाकर उसी लोई सुरक्षित स्थान पर रख देती हैं। बघेलखंड के कोल शारदा देवी मैहर, चंदा देवी बटोली घोघरा और फूलवती देवी अमहा और महादेव बाबा बढ़ौरा में मुंडन संस्कार संपन्न कराते हैं। लगभग ये प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है, उनके मुंडन कराने के। फिर विवाह एवं विवाह प्रथाएं। कोल जनजाति में बहु विवाह प्रथा पाई जाती है। इनमें वधू मूल का प्रचलन नहीं है, ठीक है, वधू मूल का प्रचलन नहीं है। कोल जनजाति में मगनी विवाह, बाजी विवाह, वधू मूल, ये सब पहले क्लासेस में समझाया जा चुका है। आदि प्रचलित है। मगनी विवाह को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कोल जनजाति में लड़की और लड़के वाले दोनों पक्षों द्वारा संबंध तय करने के प्रस्ताव की परंपरा मिलती है। सामान्यतः लड़के वाले ही प्रस्ताव रखते हैं। लड़के के रिश्तेदार मामा फूफा लड़की वाले के यहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर मुखिया के सामने संबंध का प्रस्ताव रखते हैं। लड़की का पिता परिवार और गांव के बुजुर्गों से सलाह मशविरा कर अपना निर्णय देता है। यदि बात पक्की हो जाती तो लड़की का पिता मेहमानों के पैर धुलाता है, जिसे गोड़ धोवा कहते हैं। लगन पक्की हो जाने के बाद सभी देवताओं को हल्दी लगे चावलों से विवाह का न्योता दिया जाता है। इसके पश्चात सभी रिश्तेदारों और कुटुंबों को आमंत्रण दिया जाता है। फिर मागर माटी के दिन से विवाह का शुभारंभ हो जाता है। इस दिन कोल महिला और कुंवारी कन्याएं गीत गाती हुई सिर पर बांस की 5-7 टोकनी लेकर मागर माटी लेने जाती हैं। फिर सुबासा या सुबासिन मिट्टी खोदकर टोकरियों में डालती हैं। कुंवारी कन्याएं या विवाहित स्त्रियां मिट्टी रखी टोकरियों को सिर पर रखकर गीत गाती हुई घर लौटती हैं। फिर इस मिट्टी से मगरोहन, चतौरा और 5-7 छोटे छोटे चूल्हे बनाए जाते हैं, ठीक है। इस मिट्टी से मगरोहन, चतौरा और 5-7 अरे जैसे आंगन होता है, आंगन में मंडप बनाया जाता है, उसी में मंडप के बीच में ऐसे मिट्टी से छपाई होती है और उसके बाद ये यही मगरोहन, चतौरा, ये मतलब लकड़ी के कुछ होते हैं, उनको लगाया जाता है। और यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 ऐसे 7 चूल्हे रखे जाते हैं उनके, और अगल बगल क्या रखे जाते हैं, कलश रखे जाते हैं, ये है। फिर उसके बाद मागर माटी रस्म के बाद निश्चित तिथि को मड़वा गाड़ने का कार्य, वही मड़वा मंडप, नजदीकी 4 रिश्तेदार आंगन में 4 गड्ढा खोदते हैं। गड्ढों की भूमि के नेक डालकर मंडवा की बल्लियां गाड़ते हैं। बल्ली के ऊपर बांस बल्लियां लगाकर जामुन, डार या अन्य किसी वृक्ष की हरी शाखाओं से मंडपाच्छादन करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ कोल जनजाति में नहीं, रीवा मतलब बघेलखंड क्षेत्र में लगभग यही, हर व्यक्ति की विवाह की रस्म लगभग यही है, ठीक है। फिर उसके बाद इसी दिन 4 सरई गुंजा ब्रज की लकड़ियों से बढ़ई या सुबासा विवाह खम मंगरोहन बनाकर पंडित के निर्देशानुसार मंडवा के नीचे बीचों बीच गड्ढा खोदकर उसमें हल्दी, सुपारी, पैसा डालकर शुभ मुहूर्त में स्थापित करते हैं। सुबासा को मंगरोहन बनाने के लिए नेक दिया जाता है। नेक में 25 से 50 रुपए और सीधा सामान, सीधा किसको बोला जाता है, कच्चा दाल, कच्चा चावल और आटा, ये सब देना सीधा है। फिर मगरोहन स्थापना के बाद शुभ मुहूर्त में मड़वा के नीचे आंगन में पाट बिछाकर लड़के या लड़की को हल्दी तेल लगाया जाता है। हल्दी तेल सुबासा या सुबासिन लगाती है। फिर इस अवसर पर हल्दी तेल के गीत महिलाएं गाती हैं। नाछुर चढ़ावा, कंगन बांधना, कुंवर कलेवा, परछन जैसी रस्में मड़वा में संपन्न होती हैं। ये सब विवाह की रस्में हैं जो चलती हैं। फिर उसके बाद विवाह संबंधी मामले में कोई महिला एक पुरुष को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ रहने लगती है तो उन महिलाओं को कोदाई भाजी की सजा दी जाती है। मतलब उसको कोदाई और भाजी पूरे समाज को खिलाना पड़ता है, जिससे उसको पूरे कोल परिवार को भोजन करवाना होता है। फिर कलात्मक विवाह स्तंभ। मध्य प्रदेश की अनेक जनजातियों में विवाह मंडप के नीचे आंगन में विवाह स्तंभ लगाने की परंपरा है। विवाह स्तंभ कलात्मक और आकर्षक होते हैं। विवाह स्तंभ को मगरोहन, मगरोही, मांगरोहन, खाम, साजन मुड़ा और गौरा खूटा कहते हैं। मगरोहन लकड़ी से निर्मित मांगलिक प्रतीक चिन्ह है। जनजातियों में विभिन्न रूपाकारों के मगरोहन विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाए जाते हैं। चौकोर, तिकोण, अष्टकोण, जालीदार मगरोहन पर विभिन्न आकृतियां उकेर कर उसे तेल, हल्दी, कुमकुम से रंग दिया जाता है। मगरोहन जहां अनुष्ठानिक मांगलिक प्रकट करता है, वहीं वह ग्रामीण काष्ठ कला की भी श्रेष्ठ कृति है। तो मगरोहन याद करिएगा, लकड़ी के बनते हैं, याद की इसीलिए क्या काष्ठ कला के होते हैं। आप गूगल में डालिए कि मगरोहन, बघेलखंड का मगरोहन या रीवा का मगरोहन, तो आ जाएगा गूगल पे, ठीक है। फिर उसके बाद मृत्यु संस्कार। कोल जनजाति में मृत्यु के बाद शव को जलाने, दफनाने एवं जल दाग देने की प्रथा है। बच्चों एवं कम उम्र के अविवाहितों की मृत्यु होने पर दफनाया जाता है। उसके बाद विवाहित बड़े बूढ़े स्त्री पुरुष को अग्निदाह करते हैं। अग्निदाह के तीसरे दिन गांव के कोल रिश्तेदार एकत्र होकर हाड़ खाड़ के लिए शमशान जाते हैं।
हाड़ खाड़ मतलब हड्डियों को एकत्रित करते हैं, एक झोले में डालते हैं। एक सफेद थैली में सभी अंगों को चुने हुए हाड़ फूल एकत्र करते हैं। इसी दिन मृतक के रिश्तेदार, भाई, काका हाड़ फूल लेकर गंगा जी में विसर्जित करने जाते हैं। तीसरे दिन वही हड्डी को विसर्जन करने। फिर गुदना कला। कोल महिलाएं गुदना प्रिय हैं। ठोड़ी, बाएं हाथ, पैर और कोल महिलाएं एक न एक गुदना अवश्य लिखवाती है। कोलों की गुदना आकृतियां अत्यधिक सुगढ़, अर्थपूर्ण और सुंदर होती हैं। गुदना आदिम जीवन के प्रतीक चिन्ह है। मरने के पश्चात यही गुदने मनुष्य की पहचान बताते हैं। गुदना लिखना और धारण करना तीनों एक जीवंत कला है। युवतियां माथे पर बिंदी, दोनों गल पर 3-3 बिंदी, दाढ़ी में टिपकी, भुजा पर माचिया, भुजा के नीचे हाथ पर कमल फूल, मोर, माचिया, 3-3 टिपकी। अरे ये मतलब ये गुदना में ये अलग अलग तरह के वो कलाकृतियां बनवाती हैं, वही दिया गया है। जो स्त्रियां गुदना लिखने का काम करते हैं उन्हें गुदनहार कहते हैं। गुदनारी दीपक से काजल बनाती हैं और काजल को पानी में घोलकर स्याही तैयार करती हैं। फिर बच्चों का खेल कौन है? लुकौड़ा, जिसे आंख मिचौली, फिर सुटुर्रा, सोन गांठी, खोखी, अक्को बक्को, छेरी का जुगल, ये सब याद नहीं करना, एक बार पढ़ लेते हैं बस। पूरा पूरा, पचगोटवा, छिप्पी, चुक चुक से, गढ़ा गेंद, वादी हुड़िया, तुआ, घरगुरंदी, पुतरा पुतरी, चाका गोटी, अटकन चटकन, कुकरुकू और वो डंडारी बराती, ये सब। फिर पर्व उत्सव त्योहार। कोल उल्लास के साथ पर्व त्योहार मनाते हैं जो उनकी अपार खुशी और संस्कृति के पोषक है। कोलों के मुख्य पर्व त्योहार: हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी, जन्माष्टमी, हरतिल का तीज, नव दुर्गा, दीपावली, खिचराई। खिचराई किसको बोलते हैं? मकर संक्रांति को। शिवरात्रि, होली, नवरात्रि है। हरियाली अमावस्या। कोल सावन के महीने में हरियाली अमावस्या का त्योहार मनाते हैं। इस दिन कोल गेहूं की रोटी बनाकर सभी देवताओं को चढ़ाते हैं। धूम दीप देकर नारियल का प्रसाद बांटते हैं और सुखी जीवन की कामना करते हैं। फिर नाग पंचमी। इस दिन नाग देवता को दूध पिलाकर उनकी पूजा करते हैं। इस दिन हल नहीं चलाते हैं। फिर जन्माष्टमी। इस दिन व्रत रखते हैं और फल फूल भगवान को चढ़ाते हैं। हरताल का तीज। इस दिन कोल महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, हिंदुली कजली गाती हैं। इस दिन कोल बेसन के भजी और पपड़ी और महुआ की मोहरी आदि पकवान बनाते हैं। फिर नवदुर्गा। चैत्र और कुंवार 2 माह में आता है। चैत्र और कुंवार माह में नवदुर्गा पर्व मनाते हैं। माता के नाम में जवारे लगाए जाते हैं। अरे जवारे 9 दिन तक माता की भक्ति गाई जाती हैं। लोग व्रत रखते हैं। 9वें दिन या दशहरे को माता के जवारे भगते गाते हुए विसर्जन करते हैं। नव दुर्गा में बरुआ की देवी भाव आता है और कोलों की समस्याओं और रोगों का निदान भी करते हैं। बरुआ देवी भाव का मतलब उनके कुछ मतलब अंश आ जाते हैं, इतनी वो भक्ति करते हैं कि देवताओं के अंश आ जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? देवी भाव। फिर उसके बाद खिचड़ाई, वही मकर संक्रांति पर्व को कोल खिचड़ाई कहते हैं। इस दिन कोल तिल्ली के तिलमा, फूटा, लाई और धान की चोरा बनाते हैं। इस दिन गऊ घाट में सोन नदी के किनारे मेला लगता है। कोल इस मेले में जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, फूटा चना सोन नदी में चढ़ाते हैं और रोजो रोटी बढ़ाने की प्रार्थना करते हैं, मतलब रोजी रोटी बढ़ने की प्रार्थना करते हैं, ये लिखा है इसमें। होली। कोल होली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। होली का डांठा गाड़ते हैं। होली पूर्णिमा के दिन भुइयार होली में आग लगाता है। सभी लोग फाग गाते हैं और परस्पर रंग गुलाल से एक दूसरे का स्वागत करते हैं और होली से पंचमी तक घर घर जाकर फाग गाते हैं। वैसे कोलों में बसंत पंचमी से ही होली गीत गाए जाते हैं। प्रतिदिन रात्रि में कोल एकत्र होकर फाग गाते हैं। यह क्रम बसंत पंचमी से चैत्र की रंग पंचमी तक चलता है। फिर नवाखानी, नए अनाज के आने पर यह त्योहार मनाया जाता है। नई धान आने पर कोल सर्वप्रथम धान अपने देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। अपने पूर्वजों की स्मृति में घर में बने चौरों पर नई धान का चावल बनाकर पूर्वजों को भोग लगाते हैं तथा होम धूप देकर उनसे शुभकामना की प्रार्थना करते हैं। परिवार अमन चैन से रहे, फसलें अच्छी हों तथा बाल बच्चे स्वस्थ रहें, ऐसी आराधना की जाती है। धार्मिक जीवन। कोलों के कई देवी देवता हैं जिन पर वे अटूट आस्था रखते हैं। वह किसी भी संकट में अपने देवी देवताओं गुनिया, पंडा, बरुआ की शरण में जाते हैं। इनके देवी देवताओं संबंधी कई मिथ कथाएं प्रचलित हैं जो उन्हें धार्मिक और आस्तिक बनाती हैं। कोलों के देव जगत की एक लंबी श्रृंखला है। ये देवता परगट देवता के नाम से जाने जाते हैं। ठाकुर देव लगभग सब में है। ये कोलों के ग्राम देवता माने जाते हैं। ग्राम के रक्षक ठाकुर देव गाँव की दैवीय आपत्तियों को दूर करते हैं। ठीक है। फिर ठाकुर देव के बाद ठाकुर देव के बरुआ होते हैं जिन्हें समय समय पर भाव आते हैं। मतलब ठाकुर देव की सेवा करने वाला व्यक्ति जो होता है तो उसको बरुआ बोलेंगे और बरुआ को उनके ठाकुर देव के ही भाव आएंगे। मतलब बरुआ कुछ समय के लिए ऐसा हो जाता है कि बरुआ के अंदर ठाकुर देव आ जाते हैं, ऐसा माना जाता है। गाँव से बीमारी आने पर ठाकुर देव की पूजा की जाती है।
ठीक है। ठाकुर देव का स्थान गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे रहता है। वृक्ष के ऊपर सफेद ध्वजा फहराई जाती है। प्रत्येक पर्व त्योहार पर ठाकुर देव को होम धूप देकर पूजा की जाती है। फिर बड़का देव, तो कोलों का विश्वास है कि बड़का देव सभी वस्तुओं में व्याप्त है, इसीलिए महादेव बड़का देव के रूप में पूज्य है। याद किए रहिएगा कि बड़का देव के रूप में कौन पूज्य है? महादेव। बड़का देव या बड़ा देव की कल्पना हर जनजाति समूह में देखने को मिलती है। गांव की पूर्व दिशा में बड़का देव का स्थान रहता है। याद किए रहिएगा, गांव की किस दिशा में बड़का देव का स्थान रहता है? पूर्व दिशा में। वर्ष में एक बार बड़का देव की सामूहिक पूजा की जाती है। एक चौतरे पर अनगढ़ मूर्ति के रूप में बड़का देव की स्थापना रहती है। कहीं कहीं मड़िया भी बना दी जाती है। बड़का देव सर्वशक्ति संपन्न देव है, ये सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। फिर अहिरा बाबा मुख्यतः अहिरों के देव हैं। उनके संपर्क में रहने के कारण कोल भी अहिरा बाबा को मानते हैं। घर के अंदर अहिरों के देव है, लेकिन अहिरा बाबा घर के अंदर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर घर के एक कोने में एक चौतरा बनाकर अथवा जमीन में मिट्टी के 2 शिवलिंग जैसी आकृतियां बनाकर अहिरा बाबा भगवान की स्थापना की जाती है। फिर नौ दुर्गा में इनका पूजन किया जाता है। कोलों का विश्वास है कि अहिरा बाबा उनके घर के सबसे बड़े देवता हैं। वे घर गृहस्थी और जीवन को सुखी होने का आशीर्वाद देते हैं। फिर घासी घमसान, तो घासी घमसान कोलों के पूर्वज हैं। कहते हैं कि वे 6 भाई थे और आदिवासियों की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते मर गए। एक अन्य की विनती है कि एक बार कोलों का पूर्वज जंगल में लकड़ी काटने गया, रास्ते में उसे बाघ मिला। बाघ ने उसे खा लिया, इसीलिए उस पूर्वज की स्मृति में चौतरा चबूतरा बनाकर घासी घमसान की स्थापना की गई। ठीक है, इतना ज्यादा। वर्ष में एक बार उनकी पूजा की जाती है। महुआ, आम, नीम आदि पश्चिम दिशा में घामी घमसान का चौतरा होता है। इन वृक्षों के नीचे घमसान देव बीमारियों से गांव की रक्षा करते हैं। कोल पुत्र की कामना, मंगल कामना के लिए घमसान देव को मानवता लाते हैं, मतलब कुछ भी चढ़ावा लाते हैं। फिर उसके बाद मनोकामना पूर्ण होने पर होम धूप देते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं। चौथ और कुंवर की नौ दुर्गा में चौरा की लिपाई पुताई करते हैं। 9 दिन तक होम धूप देते हैं। 9वें दिन गेहूं के आटे से 5 रोटी बनाकर चौरा पर घासी घमसान को चढ़ाते हैं। फिर सन्यासी देव, गांव के बाहर किसी वृक्ष के नीचे चौतरा पर सन्यासी देव की स्थापना एक अनगढ़ मूर्ति या खम्भ के रूप में की जाती है। या अरे ऐसे रहेगा, उसमें से ये मैंने देखा है, ऐसे रहेगा, उसमें से कुछ चिमटा उमटा रखा रहता है, वही उनका चौरा होता है। फिर उसके बाद सन्यासी देव बाय बाधाओं बीमारियों के गांव में प्रवेश को रोकते हैं। नव दुर्गा में सन्यासी देव का पूजन किया जाता है। त्रिशूल और चुनरी सन्यासी देव की पहचान है। बनसती देव कोल वन ग्रामों में रहते हैं और वनस्पतियों के उपयोग से सदा उपकृत होते रहते हैं। रहने के कारण संभवतः उन्होंने वनस्पतियों के प्रति अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए बनसती देवी के रूप में मानकर अपनी सच्ची श्रद्धा और आस्था प्रकट की। इसीलिए कोल जंगल पहाड़ में जाते समय और जंगली जीवों में रक्षा के लिए बनसती देवी का स्मरण करते हैं। फिर उसके बाद शारदा माई, बघेलखंड के कोल शारदा माई मैहर वाली को मानते हैं। नवदुर्गा में मैहर जाकर उनके दर्शन करते हैं और मंगल कामना का आशीर्वाद लेकर घर लौटते हैं। शारदा माई के दर्शन से हमेशा घर में अमन चैन सदा मंगल रहता है। नवदुर्गा, चैत्र और कुंवर में 9 दिन तक कोल पुरुष स्त्रियां व्रत उपवास रखते हैं। माता के नाम से माता की बाड़ी जवारे लगाते हैं, समय नियम से रहते हैं। बरुआ को 9 दिन तक अलग अलग देवी देवताओं के भाव आते हैं। फिर जादू टोना, कोल तंत्र मंत्र झाड़ फूंक में अधिक विश्वास करते हैं। ठीक है, बुनियार, पंडा, गुनिया और ओझा तंत्र में झाड़ फूंक से जानकार व विशेषज्ञ होते हैं। दीपावली के बाद गुरु अपने शिष्यों को मंत्र चौपाइयाँ याद करने के लिए देते हैं। जो शिष्य मन दीक्षा में खरा उतरता है या होता है उसे पाठ चेला कहते हैं। फिर उसके बाद इनके कई प्रकार के मंत्र प्रचलित हैं, जैसे विष नाशक मंत्र, सर्प से रक्षा हेतु मंत्र, टोना टोटका का दोष हटाने के लिए मंत्र। फिर नृत्य, कोल दहलका या कोल दहकी, तो कोल है तो कोल दहका कोल दहकी इन्हीं का प्रमुख नृत्य है। यह कोलों का पारंपरिक नृत्य है एवं सर्वप्रिय नृत्य है। कोल दहका का अर्थ है कोलों का दहकना, यानी अति उत्साह, उमंग और आनंद के साथ कुशल हस्तपद संचलन और अपने आदि मूर्छा के साथ नृत्य करना। सगाई, विवाह, छठी आदि उत्सव कोल दहका, कोहरा, दोतैया और नर्दी नृत्य के विशिष्ट अवसर होते हैं। फिर इसे कोल्हाई नाच भी कहते हैं। फिर एक कौन सा दूसरा नृत्य है? कहरा नृत्य। तो कहरा नृत्य इसका प्रचलन बघेलखंड क्षेत्र में है। कोलों के अलावा बारी जाति के में भी यह विशेष लोकप्रिय है। तो याद करिएगा, कहरा नृत्य किससे संबंधित है? कोल जनजाति से। और अन्य के जनजाति किससे? बारी जाति से। कोलों में प्रचलित कहरा नृत्य ही हस्तपद की मुद्राएं, कोल दहका नृत्य की मुद्राएं से समता
लिए थोड़ी भिन्न होती है, हल्का ही चेंज होता है कोल दहका से। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग शैली में नाचते हैं। कोहरा नृत्य की मुख्य ताल कहरवा है। कहरवा या कहरवा ताल के कारण इस नृत्य का नाम कहरा पड़ा। फिर उसके बाद गीत सोहर, हिंडली, कजली, टप्पा, मागर माटी, तेल चढ़ावा, मड़वा, जनवा, सालाबा, परोसना, पछन्नी, गारी, सुहाग, सजनाई, दोहरी, कुल्हाई, दादर, ठाड़ी, दुतरिया, कहरा, दैवी गीत, भगत गीत, लोरी गीत, फाग गीत, ये सब। फिर आर्थिक जीवन तो कोल मुख्य रूप से खेती पर निर्भर रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले कोल वन विभाग में कार्य करते हैं और वनोपज, गोंद, चिरौंजी, महुआ और जलाऊ लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। कोल जनजाति की अर्थव्यवस्था कोयले की खानों पर निर्भर है। याद के रहेगा, कोयले खानों पर भी निर्भर है। भाषा बोली मुंडा या कोल भाषाएं अधिक प्राचीन मानी जाती हैं। कोल पहले मुंडा भाषाओं का व्यवहार करते थे, लेकिन क्षेत्रीय बोली भाषा के प्रभाव से ये मुंडा भाषा को भूल गए। तो याद के रहेगा, कोल पहले मुंडा भाषाओं का व्यवहार करते थे, लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव के कारण मुंडा भाषी को ये क्या कर हो गए, भूल गए। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कोल क्षेत्रीय बोली बघेली बोलते हैं। इनमें सतना के कोल बुंदेली, मिश्रित बघेली, मतलब जिस क्षेत्र में जो रह रहे हैं वही भाषा अब यूज कर रहे हैं। सीधी के भोजपुरी, मिश्रित बघेली, रीवा के मूल बघेली, शहडोल, मंडला, राजगढ़ के कोल छत्तीसगढ़ी मिश्रित बघेली बोलते हैं। फिर साहित्य के वाचिक परंपराएं। कोलों की वाचिक परंपरा में पहेलियां, कहावतें, कथाएं और उनके विविध अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का अनुपम भंडार है, जो उनके आदिम जनजीवन और संस्कृति के वाहक हैं। परंपरा अनुसार सोहर गीत, विवाह गीत, नृत्य गीत, दादर, ये सब, भगत, फाग, हिंदली, कजली, टप्पर, दैवी गीत उनकी वाचिक परंपरा में आज भी जस के तस हैं। फिर पहेलियाँ। कोलों की वाचिक परंपरा में पहेलियों का भंडार है। पहेलियों को किहनी या किहानी कहते हैं। किहनी का ताना बाना इतना जटिल होता है कि उन्हें बूझने के लिए काफी मानसिक श्रम करना होता है। एक दोहे में किहनी के महत्व का वर्णन है। किहनी का है बिटहनी, किहनी का निरुआ टेढ़, तो किहनी या कहनी कहते हैं, याद के रहेगा। फिर कहावतें। कोल जनजाति में वाचिक परंपरा में कई कहावतें प्रचलित हैं। कहावतों को उखान या कहनूत कहा जाता है। कहावत का शाब्दिक अर्थ होते हैं कही हुई बात। फिर ये इंपॉर्टेंट है रटने वाली चीज कि राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास अभिकरण, तो इसका 6 जून 2011 ईस्वी में किया गया। उद्देश्य कोल जनजाति के विकास के लिए पृथक आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास करना। अभिकरण के कार्यों का जिला स्तर पर संचालन हेतु कोल बहुल जिलों में जिला कार्यालय में कोल जनजाति विकास प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जहाँ जहाँ इनका प्रमुख मतलब ये ज़्यादा जनसंख्या में रहते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर खत्म। आप लोगों जो ब्रैकेट में फैक्ट दिए हैं उसको रिवीजन करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ वगैरह चाहने के लिए स्टडी पीसेस विद अभ्यर्थी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पूरी पीडीएफ आपको मिल जाती हैं। इनसे प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक बार सारा रिवीजन हो जाएगा और आपके क्वेश्चन छूटकर नहीं जाएंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत थैंक यू। और थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है उसको अपना साथी समझकर माफ़ करें। और क्लास थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।